बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं लास्ट वीक व्लॉग में एक चीज़ मैंने अनाउंस की थी, लेकिन मैं बताना भूल गया था आपको। मियां नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फ़याज़ शाल, उनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि उनका प्रियंका चोपड़ा जो भारतीय अदाकारा हैं, उनके साथ भी एक एपिसोड हुआ था। वो वाक़या मैं बताना उस वीलॉग में भूल गया। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, तो वो वाक़या आप सुन लें और फिर जो नेक्स्ट जो स्टोरीज़ हैं, जो ख़बरें हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये इंडिया टीवी की 12 मार्च 2011 की एक ख़बर है और ये भारत के बहुत सारे और अखबारात ने भी इसको लगाया था। सोशल मीडिया पे भी बहुत उठी थी। 12 मार्च 2011 ख़बर के मुताबिक बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा दुबई जाते हुए उनके साथ एक मुसाफिर बैठा हुआ था। उस मुसाफिर के साथ उनका झगड़ा हो गया था। वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वही यही डॉक्टर फ़याज़ शाल थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की ये रिपोर्ट लिखी है। प्रियंका चोपड़ा ने जो बताया था वो ये कहती हैं कि वो तवज्जो हासिल करना चाहता था और वो इनके ऊपर यानी वो लाइन टाइप मार रहा था, जिसने उन्होंने कहा जी मैंने एतराज़ किया और मेरे एतराज़ात के बावजूद मुझे अपने फ़ोन पर फिल्माना शुरू कर दिया, मेरी वीडियोज़ बनाना शुरू की, मेरी तस्वीरें बनाते रहे जहाज़ के अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि ये शख्स जो था ये नशे में था और धमकी दे रहा था कि दुबई के जो शेख हैं वो उसके दोस्त हैं और वो उनको कहकर प्रियंका चोपड़ा को मुसीबत में डाल देगा। डॉक्टर फ़याज़ शाल 60 साल के कश्मीर में पैदा होने वाले एक डॉक्टर हैं जो अमेरिका के अंदर दिल के अमराज का इलाज करते हैं। नवाज शरीफ के भी डॉक्टर हैं, कुछ और बड़े लोगों के दुनिया में डॉक्टर हैं ये। तो ये हाल ही में मैं वीडियो देखी है मैंने, जब ये गया था, ये डॉक्टर साहब गए थे मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने उनके घर पे और वहाँ से एक प्रोटोकॉल के साथ बाहर आए और फिर गाड़ी में बैठ के ये निकल गए थे। वो वीडियो है मेरे पास। तो डॉक्टर फ़याज़ शाल जो हैं, ये प्रियंका चोपड़ा के साथ भी इनका झगड़ा हो चुका है। फिर ये वो फिल्में भी बनाना चाहते हैं और फिल्मों में इनको बड़ा दिलचस्पी और लगाव भी है, इसीलिए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम टाइप की चीज़ें जो हैं वो इनको ज़्यादा अपील करती हैं कि टूटे हुए दिल जो हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा रिसर्च करते हैं। बहरहाल ये डॉक्टर साहब के बारे में एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ मेरे पास से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा, और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं और उनको नरेंद्र मोदी की मिसालें देते हैं। मैं आपके सामने एक जीडीपी ग्रोथ कोविड ईयर्स के दौरान जो हुई है उसका एक डाटा आपके सामने रखने वाला हूँ और ये अथेंटिक डाटा है। ये डाटा ये कहता है कि पाकिस्तान 2019-20 में -0.3% था, यानी पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे थे, माइनस में हमारी ग्रोथ जा रही थी। और इंडिया जो है वो +4% था, यानी भारत बेहतर जा रहा था 19-20 में। पाकिस्तान माइनस में, भारत प्लस में। पाकिस्तान -0.3 और इंडिया +4, यानी 4% ऊपर उसकी ग्रोथ जा रही थी, पाकिस्तान की नीचे जा रही थी लेवल से। फिर 2020-21 में पाकिस्तान पहुंच गया +5.37, और ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक है, आलमी इदारों के मुताबिक है। यानी पाकिस्तान माइनस से उठा और एक साल के अंदर कोरोना के दौरान पाकिस्तान 20 और 21 के अंदर, यानी इन 2 सालों में पाकिस्तान पहुंच गया 5.37% ग्रोथ पे, जीडीपी ग्रोथ पे, और भारत चला गया इसी दौरान में -7% पे। यानी भारत को जो 11% की मार पड़ी, 4% प्लस वाले और 7% माइनस वाले, और पाकिस्तान ने अपने आप को लगभग कुछ 6% के करीब ऊपर उठाया। तो 11% भारत नीचे गया, पाकिस्तान 6% ऊपर आया, और पाकिस्तान प्लस में चला गया, भारत माइनस में चला गया। नेट ग्रोथ जो है पाकिस्तान की वो 5% है, जबकि नेट ग्रोथ जो है भारत की वो -3% है। तो यहाँ पे भी उनका और भारत का अच्छा खासा फ़र्क पैदा हुआ है। तो वो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को फॉलो करें या उसका एक बड़ा अच्छा एक मॉडल है, तो वो ये इसको देखें और इस डाटा को वेरीफाई करें और उसके बाद जो है वो अपना किबला दुरुस्त करें। एक और ख़बर है मेरे पास और इसको एक तस्वीर की शक्ल में आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पे 2016 की एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और एक 2020 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है।
ये मुख्तलिफ अखबारात ने छापी हुई है। एक तरफ तो ब्लूमबर्ग ने खुद छापी हुई है, दूसरी तरफ इसको द ट्रिब्यून जो है उसने छापा हुआ है। इसकी तफसीलात आपके सामने ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, लेकिन आपको इन दोनों की हेडलाइन से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना बदला है। ये खबर कहती क्या है? पहली खबर 2016 में जो आई, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो ये खबर कहती है कि 500,000 जॉब्स लॉस्ट एज टेक्सटाइल क्राइसिस हिट्स पाकिस्तान्स इकॉनमी, मोर देन 500,000 जॉब्स लॉस्ट इन 2 years एज फैक्ट्रीज क्लोज। अच्छा, अब ये नवाज शरीफ साहब के दौर में लिख रहा है अखबार कि पाकिस्तान में 500,000 नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल का एक क्राइसिस पाकिस्तान की इकॉनमी में आया है, बहुत बुरी तरह उसने हिट किया है नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। फिर वो लिखते हैं कि 5 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो गए हैं क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होकर ड्रॉप हुई, ये सेंट्रल बैंक कह रहा है। अब ये 2016 की रिपोर्ट है। 4 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2020 की रिपोर्ट में क्या लिखा है? यहाँ लिखा गया है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर जंप्स टू फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन। यानी पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, अव्वल तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, मैंने आपको उस दिन एक डाटा दिखाया था, और वो भी आलमी इदारों का डाटा है जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती थी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, और वो एकदम जंप कर रही है, और 26 अरब डॉलर्स तक का तखमीना लगाया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। और इस साल जो हुआ है वो लगभग 21 अरब डॉलर तक पहुंची है। पाकिस्तान 10-12 अरब डॉलर के बीच में रहता था। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है टेक्सटाइल के शोबे में जो पाकिस्तान ने लगाया है। और अब ये खबर भी यही कह रही है कि कोरोना वायरस के दौरान ये फुल कैपेसिटी के ऊपर चलना शुरू हो गया है। यानी जब फुल कैपेसिटी पे चलता है तो लगभग कोई 7-8 लाख जॉब्स बढ़ जाती हैं। जब पावर लूम्स आ जाती हैं बीच में, फैक्ट्रियां दोबारा चलना शुरू हो जाती हैं, फिर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम की तरफ जाती है, तो जो PMLN के दौर के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए थे, ना सिर्फ उनका रोज़गार वापस आया बल्कि उनके साथ और बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी रोज़गार मिला। तो इस तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल सेक्टर ने पाकिस्तान में ना सिर्फ ज़र मुबादला में इजाफा किया बल्कि लोगों को जॉब्स भी मिली हैं। अब एक और ख़बर है, ये पाकिस्तान के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आने वाले दिनों में इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो नए मुशीर दाखिला का तकर्रुर किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, मुसद्दक अब्बासी साहब ब्रिगेडियर रिटायर, उनके जो अज़ाइम सामने आए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। वो कह रहे हैं बड़ा सख्त किस्म का एहतसाब करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह को भी जवाब देना है, और पाकिस्तान में लूट मार बंद होनी चाहिए। वैसे माजी में भी वो बड़े आइडियलिस्ट हैं और वो एहतसाब को तेज़ करना चाहते हैं, और इसी ख्वाहिश के साथ वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अब मुशीर बन गए हैं। उनके आने के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब के केसेस की तफ्तीश करने वाले FIA के अफसरान तब्दील हो गए हैं। अब इसमें 2 तरह की राय सामने आ रही है। पहले आप खबर सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली 2 तरह की राय है क्या। शुगर स्कैंडल और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के और जहांगीर तरीन के, इन दोनों के केसेस की तफ्तीश करने वाले FIA के अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तबादले किए गए हैं, जिनमें शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन, इन दोनों के अफसरान भी शामिल हैं। जबकि FIA लाहौर में जारी अहम केसेस की तहकीकात पर मामूर 3 असिस्टेंट डायरेक्टर भी तब्दील होने वालों में शामिल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद अली मर्दान शहबाज शरीफ के केस के तफ्तीशी अफसर हैं। यही असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद अली मर्दान साबिक DG बशीर मेमन के खिलाफ तहकीकात करने वाले JIT का भी हिस्सा है। असिस्टेंट डायरेक्टर उमैद अरशद और राना अफजल भी अहम केसेस की तहकीकात कर रहे हैं। दीगर कुछ अफसर हैं वो भी बेचारे तब्दील कर दिए गए हैं। अब मामला ये है कि इसके ऊपर 2 तरह की राय आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून की और जो माफियाज़ हैं उनकी एक डील हो रही है, और मुमकिन है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए ये अफसरान तब्दील कर दिए गए हों, और आने वाले वक्त में ये NRO बड़े बड़े लोगों को मिल जाएगा और अब रिलीफ देने का अमल शुरू किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये भी है कि क्योंकि इन केसेस को बड़ा स्लो चलाया जा रहा था
और इमरान खान साहब इन मामलात के अंदर बड़े नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि ये ज़्यादती की जा रही है और ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि बड़े क्रिस्टल क्लियर केसेस हैं। लिहाजा यहाँ पे अब बेहतर ऑफिसर्स लगाकर, पुराने ऑफिसर्स को हटाकर नए सिरे से इन केसेस को तेज़ किया जाएगा, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर माफिया के जो स्कैंडल्स हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब का केस, वैसे तेवर तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन ये हालात और केसेस के नताइज जो हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि ये डील हुई है, एनआरओ हुआ है, या एग्जैक्टली वही हो रहा है जो कानून के मुताबिक होना चाहिए और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसी से जुड़ी हुई एक खबर है और शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम मसरूर अनवर का शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में पैसे जमा करवाने का एतराफ़ सामने आ गया है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुलजिम मसरूर अनवर ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जमा कराने का एतराफ़ करते हुए कहा, जो भी सेल्स का कैश आता था वो अकाउंट में जमा करवाता था। ये एक कैशियर था शहबाज शरीफ साहब का और बड़ा भरोसे का आदमी था। तफसीलात के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम और रमज़ान शुगर मिल के मुलाजिम मसरूर अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मसरूर अनवर साहब, आप पर इल्ज़ाम क्या है? जिसके जवाब में मसरूर अनवर ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम है मैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम हूँ, यानी शहबाज शरीफ साहब का शरीक मुलजिम हूँ मनी लॉन्ड्रिंग केस में। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि क्या आप रमज़ान शुगर मिल में क्या करते थे? तो मुलजिम ने बताया कि मैं रमज़ान शुगर मिल में कैशियर की नौकरी करता था। अगला सवाल, शहबाज शरीफ का मुस्लिम टाउन वाला अकाउंट कौन चलाता था? जवाब दिया, मैं नहीं जानता वो बैंक अकाउंट कौन चलाता था। सहाफ़ी ने पूछा कि चलान के मुताबिक शहबाज शरीफ का वो बैंक अकाउंट आप चलाते थे। तो मसरूर अनवर ने कहा कि मेरा शहबाज शरीफ के इस बैंक अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सहाफ़ी ने कहा कि चलान के मुताबिक जो चपड़ासी फौत हो गया उसका अकाउंट आप चलाते थे, जिस पर मसरूर अनवर का कहना था कि मेरा इस चपड़ासी के अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जो बेनामी अकाउंट चलाते थे इनमें 88 करोड़ कहाँ से आए? अब ये है वो सवाल। मसरूर अनवर ने जवाब दिया कि मुझे अपने किसी ऐसे अकाउंट का नहीं पता जिसमें 88 करोड़ आए हों। अगला सवाल पूछा गया कि आपकी ज़ाती तनख्वाह 15,000 थी तो करोड़ों रुपए कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया, मुझे जो भी कहा गया बतौर कंपनी के मुलाजिम के वो मैंने किया। अब ये है वो बेबसी कि जनाब वो वज़ीर आला पंजाब है, ताकतवर आदमी है, मैं उसकी कंपनी के अंदर एक मुलाजिम हूँ, कैशियर हूँ, मुझे कह रहे हैं पैसे इधर डाल दो, ये उधर से निकाल दो, अपने अकाउंट में इतने डाल दो, मरा हुआ आदमी उसके अकाउंट में इतने डाल दो, तो मैं क्या करूँ? सहाफ़ी ने कहा कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि इनके अकाउंट के ज़रिए उन्होंने रिश्वत तलब की। चलान के मुताबिक शहबाज शरीफ के रिश्वत के पैसे चपड़ासी के अकाउंट में आए। चपड़ासी की वफ़ात के बाद भी इसका अकाउंट आप चलाते थे। मसरूर अनवर ने कहा कि मैं मुलाजिम था, जो भी सेल्स का कैश आता था वो अकाउंट में जमा कराता था। सहाफ़ी का मज़ीद कहना था कि FIA ने आपको चलान में शहबाज शरीफ का भरोसामंद कैश बॉय लिखा। तो मुलजिम ने बताया, जी मुझे इस बात का इल्म है कि मुझे भरोसामंद कैश बॉय लिखा गया है। तो ये इस किस्म के बयानात और इस किस्म के स्टेटमेंट्स ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला पैदा करेंगे, और ये वो सबूत है कि इन लोगों के पास कभी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं आया। ये किराए के मकानों में रहते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार इनकी तनख्वाहें हैं और इनके अकाउंटों में करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, और वो पैसे फिर शरीफ ख़ानदान के अकाउंटों में चले जाते हैं, और ये बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब से तनख्वाह लेते हैं ये लोग, हमजा शहबाज साहब से। तो ये बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। अगर सही इंक्वायरी हो, अदालतों के सामने हक़ाइक़ रखे जाएं, तो कोई अदालत इनको रिलीफ नहीं दे सकती और ये नहीं बच सकते, चाहे जजेस का घेराव किया जाए चाहे ना किया जाए। तो वो जजेस को फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ देने पड़ेंगे अगर सही तरह तफ्तीश करके मुकदमात को सही अंदाज में प्रेजेंट किया जाए सबूतों के साथ अदालतों में। अभी एक आखिरी खबर है, इसको हम बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, ये ज़रा डिस्टर्ब करने वाली खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़की और लड़के को तशद्दुद बनाकर जब बरहना किया गया था, वो जो केस है उसका मिर्ज़ा वाला, जिसमें उस्मान मिर्ज़ा वाला केस जो है, अब वो उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में जो तफ्तीशी अफसर है उसने बताया कि अब तक तफ्तीश के दौरान जोड़े को बेलबास करने का कोई ऐनी शायद नहीं मिला। यानी वीडियो के अंदर वो जो लड़का और लड़की है, एक तो उनके कपड़े उतार के उनको जलील किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनकी वीडियो बनाई गई, बाद में वीडियो को वायरल किया गया और एक फ़्लैट के अंदर ये सारी कार्रवाई हुई। एक्चुअली तो ये था, लेकिन पहले लड़का लड़की मुकर गए, उन्होंने कहा जी हम ये है ही नहीं,
बाद में उन्होंने कहा जी हम इन मुलजिमान को भी नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा जी हम पुलिस को भी नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा जी हमारे साथ ये वाकया ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी दुनिया में 7 लोग होते हैं एक शक्ल के, वो उनमें से कोई हो सकते हैं। बहरहाल वो तो मुकर गए, भाग गए। पुलिस ने कहा जी हम ये केस लड़ेंगे। अब पुलिस ने इस केस में किया क्या, जरा ये सुन लें। ये जो चिरा हुई है ना, इसमें मलिका बुखारी भी इस दफ़ा गई हैं। ये जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा था खुद पेश हो जाऊंगी ताकि इंसाफ हो, तो वो खुद गई हैं। अब ये केस कर क्या रहा है इस वक्त? तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के वकला की जरा पर बताया कि अब तक तफ्तीश में केस का कोई ऐनी शायद सामने नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, फ्लैट में मुकीम किसी शख्स, यानी ये जो फ्लैट है इसके आसपास और भी हैं, किसी शख्स को इस केस की तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर ने एक और बात तीसरी ये बताई कि उन्होंने तशद्दुद की वीडियो खुद हासिल नहीं की, बल्कि दरख्वास्त गुजार ने मुतासरा जोड़े की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस USB में खुद ही फराम की थी। चौथी चीज़ ये बताई कि जाए वक़ूआ की तस्दीक भी किसी ऐनी शाहिद ने नहीं की। मुखबर की इतला पर मकाम पर पहुंचे तो फ्लैट बंद था, जिसे खोला ही नहीं गया, और बाहर से ही हम नक्शा बनाकर वापस आ गए। यानी अब फ्लैट के अंदर चाहे नक्शा तब्दील कर दें कोई ताला खोल के, तो पुलिस कल को कहेगी ये वो वक़ूआ ही नहीं है, यहाँ वक़ूआ हुआ ही नहीं। फर्नीचर निकाल के इधर उधर कर दें, गायब कर दें हर चीज़, अब तक तो हो भी गया होगा। बहरहाल ये तो पुलिस का काम करने का तरीका है। सबसे पहले जाए वक़ूआ के अंदर घुस के जाके उसका नक्शा बना के उसकी तस्वीरें बनानी चाहिए थी, वो भी काम नहीं किया। चौथा उन्होंने ये भी बताया। पांचवा ये बताया कि FIR में वाक़े का मुकाम और वक्त नामालूम दर्ज किया गया है। फिर उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने ये डाला उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। अब 8 फरवरी को दोबारा पेशी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है। बहरहाल ये पुलिस ने इस केस की तुरकत बनाई है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।